अभी हमारे पास में जो मैं फॉर्मूला बताती कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास में कोई भी फ्लूइड जब मोशन में है तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए वहाँ पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो फ्लूइड के केस में जैसे हनी है उसमें विस्कस फोर्स क्या होता है, ज़्यादा, लेकिन वाटर के अंदर ये विस्कस फोर्स लेस होता है। अब मैं यहाँ से बात कर रही थी कि भाई अगर हम क्या लें, एक बोल लें, स्फेरिकल बोल। अगर मैंने उस स्फेरिकल बोल को पानी में डाला, ठीक है, v स्पीड से, जितनी तेजी से मैं जाऊंगी पानी उतना ही ज्यादा मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो वहां उसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या होगा, एक विस्कस फोर्स उसमें एक्सर्ट हो जाएगा। तो वो विस्कस फोर्स जो है, यानी वो अपोजिंग फोर्स जो है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ बॉल। आपने उस बॉल को फेंका है, स्फेरिकल बॉल को, उस बॉल की रेडियस कितनी है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर भी हमारे पास आ जाता है, और जैसे हम इस प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ जो ये 6 पाई कॉन्स्टेंट, ईटा जो है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन 6 पाई आर वी। 6 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता। जैसे हमने पढ़ते हैं कि भाई आपके पास में थीटा है, एंगल, एंगल क्या है, डायमेंशनल लेस है। ठीक है, पाई है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो हमारे पास में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आर भी लिख दिया। एफ, एफ का मैंने पढ़ाया था, फोर्स, फोर्स क्या होता है, देखो दोबारा से बताइए मैं, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है m1, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू में टाइम। तो क्या आ गया, L1t-2 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, L1t-2 क्या है, ये फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1t-2। ठीक है, ये रख दें, तो क्या आया, m1 L1t-2 अपॉन में r क्या है, रेडियस, रेडियस का L1, वेलोसिटी L1t-1, L1 से L1 कैंसिल, क्या आया, m1 L-1 t⁻⁻1, तो ये ईटा, m1 L-1 t-1, इसका क्या आ गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है ये बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। क्या पूछा था, इसी का पूछा है। ठीक है, दूसरा देखिए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या होगा, देखिए जैसे मान लो मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, इस लिक्विड की अपर मोस्ट सरफेस के ऊपर टोटल लेंथ के अलोंग एक नॉर्मली फोर्स लगेगा जो इसके एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो ये क्या है, मिनिमाइज जो कर रहा है, क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ के अलोंग किसी भी, यानी जब लिक्विड किस में होगा, यानी कि रेस्ट में है, तो उसके टोटल सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो S इज इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन को ऐसे डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू F/L। ठीक है, तो F क्या पड़ा है, फोर्स, फोर्स अभी मैंने बताया था क्या होता है बेटा, m1 L1t-2 अपॉन में L1, L1 से L1 कैंसिल, क्या बन गया, m1t-2 आ गया। ये फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज इनके बेस हैं, पावर्स क्या है, इनकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस क्या आ गए, 1 और -2। थर्ड देखिए, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का क्या, लेंथ किसी का भी एरिया हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, सर्कल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है। तो फॉर्मूला आप रख लीजिए, लेंथ क्या होता है L1, ब्रेथ भी लेंथ में रिप्रेजेंट की जाती है, तो क्या बन गया L⁻²। नेक्स्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखिए क्या होगा, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
3 बार लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्या हो गया एल क्यूब। ठीक है, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या होगा m1, वॉल्यूम क्या पड़ा है l इंटू बी इंटू में h। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ को भी हम किस में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ से। हाइट को भी किस में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ से। तो l इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, तो यहाँ पे एल क्यूब क्या बन गया m1l माइनस क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ पांचवा, आपके पास फिफ्थ क्या है, वर्क। तो वर्क का देखिए क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। m1 एक्सेलरेशन अभी पढ़ा था l1t माइनस टू, तो m1 l1t माइनस टू इंटू l1, तो क्या बन गया m1 l2t माइनस टू। क्या है ये वर्क। वर्क जो है क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म के इक्वल। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये सब क्या है एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी या वर्क का इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी का मैंने बताया यही सेम होगा, m1 l2t माइनस टू। निकाल भी लो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लो, पहले से निकालो, हाफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, कोई फॉर्मूला नहीं होता। मास का क्या होगा m1, वेलोसिटी क्या होती है l1t माइनस वन, और इसका स्क्वायर m1 l2t माइनस टू। क्या आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम mgh से करें, पोटेंशियल एनर्जी mgh से करें, मास g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l1t माइनस टू, और इसके लिए हाइट के लिए l1, तो क्या आएगा m1 l2t माइनस टू। तो यानी किसी भी टाइप्स की एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सभी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आपके पास बोल देता है लेटेंट हीट का निकालिए। ठीक है, आप लेटेंट फ्यूजन का बताइए, तो ये सब क्या है हीट एनर्जी की फॉर्म होती है, तो इन सबका सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए पावर। पावर का क्या आएगा, पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा m1 l2t माइनस टू, और टाइम के लिए t1, तो क्या बन गया ये m1 l2t माइनस ये 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये हमारे पास में किसका आ गया, पावर का आ गया। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है बेटा, तो जब वो मोशन में होगा तो उसके पास में मूविंग पार्टिकल के पास में क्या होगा मोमेंटम, और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, और ये क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास मास का m1, वेलोसिटी का l1t माइनस वन आ गया। ठीक है बच्चों, क्या आ गया ये m1 l1t माइनस वन। ठीक है, अब किसका बचा भाई एंगल का, तो एंगल देखो क्या होता है, एंगल क्या होता है थीटा इसे डिनोट करते हैं। कल भी बताया था मैंने एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो सर्कल के सेंटर के साथ जब भी पार्टिकल यहाँ से और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ इसने सर्कल के सेंटर के साथ एक एंगल लिया है, और ए से बी तक जाने में इसने जो आर्क लिया वो एल के इक्वल है। ठीक है, सर्कल की रेडियस क्या है आर, तो उस केस में हम क्या बताएंगे, थीटा क्या होता है लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी क्या है रेडियस, लेंथ में मेजरमेंट, तो थीटा क्या आ गया L1 अपॉन में L1, तो ये क्या आ गया L0। तो यानी क्या बताएंगे डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो एंगल क्या बताएंगे, एंगल इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी। अब नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर देखो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी टोटल सरफेस के ऊपर आपने कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है m1 l1t माइनस टू, अभी निकाला था मास इंटू एक्सेलरेशन से, और एरिया क्या हो गया L2, तो m1 l माइनस वन t माइनस टू, क्या है ये
पी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम डायमेंशनल फॉर्मूले हम देखेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, इनके फॉर्मूले आपके लिए नए जो हैं ये फॉर्मूले हैं, यानी कि ये जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिख रही हूँ आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो इनके बारे में देखिए। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना चाह रहे हैं, राइज करना चाह रहे हैं, यानी इफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी बॉडी को आप जो हीट रिक्वायर कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो जो हीट आपने रिक्वायरमेंट की है, ठीक है, हीट इज रिक्वायरमेंट टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन द हीट इज प्रोवाइडेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये जो हीट जो होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? जितना उस बॉडी के अंदर मास होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर। आप जितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी? उस सब्सटेंस को हीट मिलेगी। तो यहाँ हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एम डेल्टा टी, और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये कॉन्स्टेंट आ जाता है, और इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये? स्पेसिफिक हीट। और ये स्पेसिफिक हीट जो है ये क्या आती है? क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। क्यू क्या है यहाँ? एनर्जी। एम क्या है? मास। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। तो क्यू मास एनर्जी, एनर्जी का भी हमने पढ़ा था, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, यहाँ हीट एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं तो m1L2T-2, मास का m1 और टेम्परेचर का केल्विन, तो क्या आएगा ये इससे कैंसिल, L2T-2 केल्विन इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं, उसके लिए हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशंस, PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो R क्या आ गया? PV अपॉन में NT। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। V क्या है? वॉल्यूम L3। N क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और T क्या है? टेम्परेचर, केल्विन। फोर्स का m1L1T-2 L3 अपॉन L2 मोल केल्विन। तो आपके पास में ये L4 था, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? m1L2T-2 के इनवर्स मोल इनवर्स। क्या आ गया आपके पास? ये यूनिट आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला। किसके लिए? R। R क्या है यहाँ? गैस कांस्टेंट। तो हमने गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। अब आता है हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसी से निकलेगी। तो देखो PV इज इक्वल टू NKT। ठीक है, यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N है ये, उसी को हम क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट चेंज कर देते हैं, तो आपके पास में इसकी जगह क्या बन जाता है? PV इज इक्वल टू NKT। तो यहाँ से ये क्या निकालना है? किसका? KB क्या है यहाँ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो KB इज इक्वल टू PV अपॉन में क्या आ जाएगा? NT। P का, V का मैंने जो ऊपर लिखा था m1। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। m1L1T-2 फोर्स का लिख दिया। नीचे क्या है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया के लिए क्या लिख दिया? L2। V क्या है? वॉल्यूम L3। ठीक है, N क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे 5 है, 10 है। ठीक है, T क्या है? टेम्परेचर। तो क्या आ गया? m1L2T-2 के इनवर्स। क्या आ गया? ये हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आ जाओ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वही है स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी मान लो सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो स्टेट को चेंज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को आप जो हीट रिक्वायर कर रहे हैं उस हीट को हम क्या बोलते हैं? क्या है वो? लेटेंट हीट। तो क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 डिग्री, आपके पास में क्या है कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए आप जो हीट रिक्वायर कर रहे हैं उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ml, तो L क्या आ गया? Q/N।
क्यू क्या है यहाँ एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या होता है m1 L2T-2 अपॉन में m, तो L2T-2 क्या आ गई हमारे पास में लेटेंट हीट आ गया, L से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है L2T-2। नेक्स्ट आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या होता है देखिए। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मान लो आपने लोहे की एक रोड ली और लोहे के रोड को आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं एक एंड को, तो हम देखते हैं दूसरे थोड़ी देर बाद जो है रोड का दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि वो हीट जो है वन एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या करना शुरू कर देती है, ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। क्यों कर रही है, क्योंकि वहाँ पे उसको हीट हम जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस बॉडी के अंदर, यानी कि आपके पास में कंडक्टर है, कंडक्टर के एक एंड को आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, उस जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करना शुरू कर देते हैं, कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो उसके मोशन के कारण यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो है क्या हो जाता है, हीट जो है वो कुछ देर बाद ही जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, यानी दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, रोड का गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हीट प्रोवाइड करने पर क्या हो रही है वहाँ पे कि हीट जो है जैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो जो है क्या हो जाती है, उसकी शेप साइज में चेंज हो जाता है, लेंथ या तो कम हो सकती है या फिर क्या हो सकती है ज़्यादा। जैसे आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में जो ये आपके पास में रेल लाइन जो बिछाई जाती हैं, इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है इन पटरियों के बीच में, तो क्यों ऐसा कि टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो टेम्परेचर के कारण जो है क्या हो जाती है, लेंथ उनकी इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से उनके बीच में क्या छोड़े जाते हैं, स्मॉल गैप छोड़ा जाता है लीनियर एक्सपेंशन के कारण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि देखो आपके पास में किसी भी सब्सटेंस को आपने हीट रिक्वायर किया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर मान लो उसकी लेंथ जो है, इनिशियली लेंथ क्या थी आपके पास में, एल लेंथ थी। अब जैसे आपने हीट रिक्वायर की है, हीट रिक्वायर कर रहे हैं, तो हीट रिक्वायर करते ही उसकी जो है लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो लेंथ कितना चेंज हो रही है, तो देखिए चेंज इन लेंथ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के ऊपर। भाई कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे इसको। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालना हमें, तो अल्फा क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही एल के इक्वल ही होगा, लेंथ है चाहे चेंज हो जाओ लेंथ, फॉर्मूला तो वही रहेगा। नीचे भी क्या है एल, और टेम्परेचर के लिए क्या होता है केल्विन, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया के की पावर -1। तो आपके पास अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला आया, के की पावर -1। अल्फा क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब आ जाओ स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट क्या है, स्टीफन्स ने ही बताई थी कि जो है ये क्या होती है स्टीफन्स कांस्टेंट जो है, ठीक है। तो ये बताता है कि मान लो सन से जो रेडिएशन आ रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर, सन से जो रेडिएशन आ रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो वहाँ से सन जो है क्या कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट्स कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर। तो ये एनर्जी जो है क्रॉस कर रही है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे रेडिएट हो रही है, तो ये क्या कह रहा है, एनर्जी पासिंग थ्रू, यानी किसी भी सरफेस में से, यहाँ पे सरफेस क्या है, अर्थ है, मान लो अर्थ की सभी डायरेक्शन में केवल क्या कर रही है, वो रेडिएट कर रहा है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई एरिया कितना है, ठीक है। दूसरा कितना है, जैसे इस रूम की जो लाइट है वो कितनी दूर तक, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आपके पास यानी जितनी ज्यादा एरिया होगा वहाँ क्या होगी, वहाँ पे लाइट उतनी ज्यादा चाहिए, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा जो है ये फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। जितना जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो वहाँ पे हम क्या बताते हैं, सन के पास में जो है टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई, कितना होता है, लगभग 10⁻⁷ केल्विन जो है टेम्परेचर होता है सन के पास में।
तो वो क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या कर रहा है, सन इन ऑल डायरेक्शन में इक्वली जो है एनर्जी को रेडिएट्स कर रहा है, जहाँ पे पूरे अर्थ के ऊपर क्या है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो धूप मिल रही है आपको। धूप क्या है आपके पास में, जो सनलाइट आ रही है वो क्या है, रेडिएशंस की फॉर्म में ही आ रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में ही आ रही है, एनर्जी होती है। और इन एनर्जी के पास एनर्जी यानी किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। तो यहाँ से हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, a t की पावर 4 प्रोपोर्शनल, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, स्टीफन्स कांस्टेंट। जो एक साइंटिस्ट था स्टीफन्स, उसने ही इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसलिए उस कांस्टेंट का नाम इसने क्या रख दिया, स्टीफन्स कांस्टेंट। हमें निकालना क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू यू अपॉन में ए टी की पावर 4। यू क्या है यहाँ, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, m1L2T माइनस 2। ए क्या है यहाँ, एरिया। एरिया क्या होता है, L2। टी की पावर 4 टेम्परेचर, केल्विन की पावर 4। तो L2 से L2 कैंसिल, क्या आ गया, m1T माइनस 2K की पावर 4 आ गई आपके पास। क्या है ये, स्टीफन्स कांस्टेंट। लास्ट आता है हमारे पास में वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेन्स भी जो है एक साइंटिस्ट का नाम था कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है आपके पास में, कि जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, यानी कि ये जो है लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, कि आपके पास में जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी डिस्टेंस तक कम रेडिएट होगा। अगर आपके पास में कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, m का मतलब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आ रही है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये क्या करेगा, कम डिस्टेंस तक जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको खोलते हैं प्रोपोर्शनल, तो इसकी जगह कांस्टेंट, और ये क्या आ गया, ये लैम्डा v यानी v जो है ये क्या है, वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या बनेगा, लैम्डा क्या है यहाँ, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस कितनी ली है, तो ये L1, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो ये आपके पास में क्या आ गया, बोल्ट्जमैन, ये सॉरी वेन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया आपके पास में, क्या है इसका, L1 की आ गई, ठीक है।